यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि अब मैंने सीडीएस के लिए ज्योग्राफी का सेशन आपके लिए स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे अनाउंसमेंट भी करनी थी और अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके लिए सेशन भी लेके आया हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर। तो अब मैं अपना सेशन, आई विल स्टार्ट माय सेशन विद वन कोटेशन। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे अपने आप में। तो कोटेशन ये है कि सक्सेस इज़ नॉट ए रैंडम एक्टिविटीज़, सक्सेस इज़ नॉट ए रैंडम एक्टिविटीज़, सक्सेस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज़। सक्सेस एक साथ नहीं कि आपने अगर कोई भी रैंडम काम कर लिया तो सक्सेस ऐसे नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। तो इसी के लिए आपको डेली वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, सेशन देखना पड़ेगा और आपको कंटेंट काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेयर से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि 2 क्वेश्चन सीडीएस में लास्ट टाइम आए थे, अभी रिसेंटली जो एनडी और सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सीडीएस में 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे। तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझकर आपके लिए ये टॉपिक मैंने लिया है। तो चलिए हम एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है ये तो हम आपको पता ही होगा। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, ये टर्मोलॉजी होती है। ये मैंने टॉपिक्स लिख दिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, किस किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने क्रोनियोलॉजिकली कंपोजिशन गैसेस पहले ही लिख दिए। लेयर से क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने में। इट्स करेक्टरिस्टिक, लेयर्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो आपने अगर अभी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हमारा जो नाइट्रोजन है, हमारा जो क्रोनोलॉजिकली वो ये है, सबसे ज़्यादा मोस्टली नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद देन आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, जीनोन, मीथेन। मोस्टली आपको यहाँ तक तो याद होती हैं, बट क्या करता है कि वो यूपीएससी है, वो ये समझता है, वो खेलता ज़्यादा है। उसका माइंडसेट ऐसा है कि इनको वो चार, इसमें से चार ऑप्शन दे देगा और उनको क्रोनोलॉजिकली में करने को दे देगा, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको ये याद करने हैं ऐसे जैसे मैंने सारे आपको दिए, और परसेंटेज आपको इन चारों की याद करनी है। इसमें 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। परसेंटेज मैंने आपको क्यों बताया इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमारा 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में सीडीएस का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास ये पूछ लिया था। तो आपको ये चार तो कम मोस्टली आपको याद ही होनी चाहिए, और ये भी आपको क्रोनोलॉजिकली याद होने चाहिए। तो आप इसे अपनी नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने हैं अपने नोट्स, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैं रब करने जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैसेस हमारा हो चुका है। लेयर्स की बात करते हैं अब हम। जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 लेयर्स होती है। 5 लेयर्स में फर्स्ट लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, नहीं तो मैं वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फोर्थ है हमारे पास आयनोस्फेयर, फिफ्थ है एक्सोस्फेयर।
इसकी लर्न करने की ट्रिक तो आपको पता ही होगी, ट्रस्ट मी द इन द एग्ज़ाम। बट आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें बिलीव मत कीजिए, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो ट्रोपोस्फियर ये लेयर आपको क्रोनोलॉजिकली याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि UPSC क्या है कि कभी कभी अर्थ से ऊपर की एल्टीट्यूड की तरफ पूछ लेता है, हाइट मतलब कि क्लाउड्स मतलब क्या, जब हम ऊपर जाएंगे तो कैसे लेयर का क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, जब ऊपर से आएंगे अर्थ की तरफ, सन से, ये सन की तरफ, और सन से अर्थ की तरफ आएंगे तो एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रोपोपॉज की बात करेंगे अभी हम, और वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ट्रोपोस्फियर ये हमारा जो सरफेस होता है, सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस। ये यहाँ से ये 9 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होता है। ये पोल्स पे होता है, यहाँ पे इक्वेटर पे होता है। ये जो हमारा जो रीजन होता है इसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। और ये इसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो हमारा जो रीजन हो गया, ये जो इसको जो सेपरेट करता है इसको कहते हैं हम ट्रोपोपॉज। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को जो सेपरेट करेगा हम उसको कहेंगे मेसोपॉज, सॉरी स्ट्रेटोपॉज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम ट्रोपोस्फियर में इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम, सरफेस 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। जैसे ही हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। एल्टीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे पूछ लेता है। यहाँ पे होगा -45 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है इसमें, ऑल वेदर फिनोमेना अकर्ड इन ट्रोपोस्फियर। सारे जो हमारे वेदर फिनोमेना होते हैं वो इसमें ही होते हैं। क्लाउड्स, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, यानी कि जितने भी जो हमारे वेदर फिनोमेना होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और एक और होता है, एक चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है, वो भी एग्जाम में आ चुका है, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, और ये सबसे डेंसिएस्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर। इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल लैप्स रेट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सन की रेज डायरेक्ट हिट करती हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हीट हो जाती है, जिस वजह से ये ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाने पे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आके इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस लैप्स रेट डिक्रीज हो जाता है।
और अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो आप इसको अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं अभी रफ करने जा रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बिल्कुल एकदम सेम टू सेम नोट डाउन कर लेने अपनी कॉपी में। अब हम आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर पे। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, इसमें एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है और हम एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी इसमें बढ़ता है, राइज होता है। इसकी जो रेंज होती है यहाँ से 8 से 18, तो इसकी हो गई 8 से 18 किलोमीटर। इसकी हो जाएगी 50 किलोमीटर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो इसी लेयर में होती है। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट यूवी रेज। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें क्लियर वेदर होता है। फोर्थ है हमारे पास प्राइवेट, वो सॉरी प्राइवेट नहीं, जेट्स जो होते हैं सारे एरोप्लेन, वो सारे यहीं पर उड़ते हैं इसी लेयर में, क्योंकि क्लियर वेदर होता है। इस वजह से इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे पास है थर्ड लेयर, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस आपको यही देखना है एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज। तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है टेम्परेचर के। वन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये कोल्डेस्ट लेयर है। कोल्डेस्ट लेयर कोल्डेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है कोल्डेस्ट लेयर, पांचों लेयर्स में। और ये जाती है हमारा 80 किलोमीटर्स तक, अप टू 80 किलोमीटर्स तक। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। जैसे आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट्स भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। और क्वेश्चन आई कैन एश्योर यू इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली बता दी गैसेस का इससे क्वेश्चन आते हैं, लेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो बस इससे बाहर नहीं जाएगा। और हमारे पास फोर्थ है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर है। जैसे कि हम आयनोस्फेयर से ही देख सकते हैं कि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडियो वेव्स जो होती है हमारी इसी में आती हैं, इसी से बाउंस बैक मतलब कि लौट जाती है इसी लेयर में आके। चार्ज चार्ज जो होता है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज इन दिस लेयर। पॉजिटिव चार्ज भी हमें इसी लेयर में मिलता है। और इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। ये अप टू इसकी कोई सर्टेन नहीं है, ये 400 से
600 किलोमीटर तक होती है हमारे पास। और मीटियोर्स भी हमारे इसी लेयर में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन पसंद, सॉरी, आपको ये भी, आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो लास्ट है वो है हमारा एग्जोस्फेयर, फिफ्थ एग्जोस्फेयर। तो अभी रिसेंटली जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आया था कि एग्जोस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मोस्टली पाई जाती है। तो उसमें दो गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम इन दोनों में भी बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम एज कंपेयर टू हीलियम ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी एल्टीट्यूड की बात करें हम तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये टॉपिक आपको मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। और अब एक और जो हमारा नोट बना के आप लिख लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। तो आपका ये पूरा पूरा टॉपिक एटमॉस्फेयर ख़त्म हो चुका है। अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।